हेलो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करता है और जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंस फोर्स। लेकिन यदि आप प्रैक्टिकली देखो तो आपको कहीं भी चार्ज फ्लो होता हुआ नहीं दिखाई देता है। हम हमेशा करंट की बात करते हैं जब भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, जैसे कि आपके घर के स्विच बोर्ड से लेकर फैन तक चार्ज मूव होता है, लेकिन हम उसे चार्ज के लैंग्वेज में बात नहीं करते। हम कहते हैं कि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होता है या कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक्ट होता है वो होता है Q VB sin थीटा, और ये एंगल होता है चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ है L। यदि आपको प्रैक्टिकली देखना है तो आप समझ सकते हो कि मान लो ये आपके घर का स्विच बोर्ड है, ये रहा फैन और उन दोनों के बीच में कंडक्टर की लेंथ है L, और इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो थी v। लेकिन हम मान के चलते हैं कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये रहा इसमें फ्लो होने वाला करंट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी रही v, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ l, और टाइम t। तो अब हम ये इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा F इज इक्वल्स टू Q इंटू L इंटू B इंटू साइन थीटा अपॉन T, और यहाँ पर हमको एक क्वांटिटी मिली Q अपॉन T, और Q अपॉन T का वैल्यू होता है I। करंट क्या होता है? चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम। तो अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये बन जाएगा ILB sin थीटा। तो इस तरह से हमें किसी भी कंडक्टर के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स मिल जाता है ILB sin थीटा के फॉर्म में, और हम इसी फॉर्म में आगे जाकर इस मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड करेंगे। तो अब हम इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे कि कैसा हमें नोट्स बनाना है इसका। तो अब हम देखते हैं व्हेन करंट flows through a conductor in magnetic field, then a force acts on the conductor which is number first directly proportional to current। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा L, एंड नंबर 3 डायरेक्टली proportional to magnetic field तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा B के, एंड देन
नंबर 4, डायरेक्टली proportional to sine of angle between direction of current and magnetic field। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा के, और इन सबको हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल टू ILB साइन थीटा। और यदि प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट ले लेते हैं, तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू ILB साइन थीटा। बट इस K का वैल्यू होता है 1, ये हमने पहले भी देखा था, CGS और SI दोनों यूनिट में इसका वैल्यू 1 होना है, तो हमें फिर F का वैल्यू मिल जाएगा फाइनल ILB साइन थीटा। तो अभी इसे इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो अब यदि हम इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसा लिखेंगे, F वेक्टर इज इक्वल्स टू I इंटू L क्रॉस B। और ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है AB साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है A क्रॉस B, जबकि हमने ये सारे के सारे वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं। तो अब इसमें हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा मतलब एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो उनके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल्स टू ILB, और ये साइन 0 की वैल्यू होती है 0 इंटू 0, तो F इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 0। इसका मतलब यदि हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसमें करंट की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये रही, तो इसके ऊपर जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा वो हो जाएगा 0। फिर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में हम मान लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है 90 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हमें मिलेगा F इज इक्वल्स टू ILB, और यही मैक्सिमम फोर्स होता है जो किसी भी कंडक्टर के ऊपर एक्ट करता है, तो हम लिखेंगे F max इज इक्वल्स टू ILB। अच्छा, हमें ये जो फॉर्मूला मिला था F वेक्टर इज इक्वल्स टू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो पिछले लेक्चर में जैसा मैंने बताया था कि जब भी हमें दो वेक्टर क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो भी प्रोडक्ट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट उसके परपेंडिकुलर है, तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो हम देखते हैं कि ये हमें कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया है इनवर्ड्स, अंदर की तरफ डायरेक्शन में बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से।
अब हम मान लेते हैं कि इसमें कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर है ए बी, और अब इस कंडक्टर में से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो ये रही करंट की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, और जिसको हम किसकी हेल्प से समझ सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन थंब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर अपवर्ड लगेगा। तो जब इस कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा, तो अभी ये कंडक्टर ऐसा है, तो ये कंडक्टर कुछ इस तरह से मोशन करने लगेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक यू शेप का कंडक्टर था, तो जब उसमें से करंट फ्लो किया था तो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया था। सेम टू सेम इस कंडक्टर में से भी जब करंट फ्लो करेंगे तो ये कंडक्टर भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दो कंडक्टर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों अब हम देखते हैं फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर ए और एक कंडक्टर बी। नहीं, ए और बी नाम नहीं देते हैं इसे, क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, तो इसे नाम दे देते हैं पी कंडक्टर और एक क्यू कंडक्टर। और इन दोनों कंडक्टर की जो लेंथ है हम मान लेते हैं स्मॉल एल है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये है स्मॉल के, और इन दोनों ही कंडक्टर्स में से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अब होता क्या है प्रैक्टिकली, यदि इस कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कारण इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, याद होगा राइट हैंड थंब रूल, ऐसा कुछ कि जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस कंडक्टर के पास ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस तरह से ऐसा बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस वाले तक भी पहुंचेगा, और जैसे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड इस वाले कंडक्टर तक पहुंचेगा तो ये कंडीशन क्या बन गई, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब क्या हुआ, इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, और इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट किया मतलब ये भी मूव होने लगेगा। तो बस हम उसी के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर P है, इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है B। लिखते हैं ड्यू टू कंडक्टर P मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इज B। तो इस B की वैल्यू हम लोगों ने पहले फाइंड की है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उससे a डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, और वो होता है μ0 अपॉन 4 इंटू 2i अपॉन a। तो इस कंडक्टर के कारण इस कंडक्टर के ऊपर इतना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तो मैं इसे नाम दे देता हूं B1। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड B1। अब ये वाला जो कंडक्टर है ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो किसी भी कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा। तो हम लिखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर Q ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B। और इसका क्या फॉर्मूला होता है,
F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। ये रहा। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसे मैं लिख देता हूँ F2, इसके ऊपर जो फोर्स है, और मैग्नेटिक फील्ड है B1। अब सबसे पहले इस थीटा के बारे में बात करते हैं। इस कंडक्टर के ऊपर से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स रहेगी वो कैसी रहेगी, इस तरह से निकलकर ऐसी रहेगी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है आप देखोगे अंदर की तरफ है और करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो हम पुट कर देंगे थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। और रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू करंट। तो F2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई एल इंटू B1। अब हम क्या करते हैं, इसमें इस B1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें मिलेगा F2 इज इक्वल्स टू आई एल एंड B1। B1 का वैल्यू क्या है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन a। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। इसके ऊपर कितना एक्ट करेगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन a इंटू i। तो F इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2i स्क्वायर l अपॉन a। इस फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन। तो इतना फोर्स होता है जो दो कंडक्टर्स के बीच में एक्ट करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इस कंडक्टर के कारण इस कंडक्टर पर जितना अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगेगा, वही अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स इस कंडक्टर के कारण इस कंडक्टर पर लगेगा। तो F1 का वैल्यू भी सेम होगा। F1 बराबर भी होगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2i स्क्वायर l अपॉन a। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों कंडक्टर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्शन फोर्स होगा। अब यदि हम इसी एक्सप्रेशन में कुछ चेंज कर दें, यदि हम इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है इसे I1 कहें और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसे I2 कहें, तो अब क्या चेंज हो जाएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था 2i बाई a, ये हो जाएगा 2i1 अपॉन a, और F2 के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो हो जाएगा I2LB साइन थीटा। तो ये वाला हो जाएगा I2। तो अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I1, ये I2। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है ये चेंज होकर बन जाएगा I1 I2 L अपॉन है, और सेम टू सेम ये भी I1 I2 L अपॉन है। तो जब भी आपको एग्जाम में इसे सॉल्व करना हो तो आप I1 और I2 को अलग अलग लेकर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होने वाला है या रिपल्शन फोर्स होने वाला है। तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बार और हम वही बात करते हैं कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक लाइंस वो इस तरह से होंगी, मतलब इस वाले कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक लाइंस है वो इस तरह से होंगी इनवर्ट डायरेक्शन में, और जो करंट की डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ है, जिसको हम थंब से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है
ये मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये रहा F2 जो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। कब, जब दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम हो। तो ये पहला केस रहा, नंबर फर्स्ट, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर्स is same, then there will be attraction force। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब यदि सेकंड कंडीशन में हम इन दोनों के बीच में करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें, मान लो कि इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो दूसरा कंडक्टर था इसमें से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अभी भी इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो तो ऐसा ही रहेगा, इस तरह से अंदर की तरफ। लेकिन अब हमें यदि इसमें राइट हैंड रूल अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई होगा, कुछ इस तरह से। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ है, इस तरफ है। तो अब जो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करने वाला है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो F2 इस डायरेक्शन में लगेगा, वैसे ही फिर इसके कारण जो F1 लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कैसा है, रिपल्शन फोर्स। तो सेकंड कंडीशन, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर्स आर ऑपोजिट, then there will be repulsion force। ओके बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं।